buffet lunch today hosted by us in honor of Justice Qazi Faiz Issa is not on government expense. Entire expenses on me. आप लोगों का शुक्रिया आने का और उन लोगों का भी शुक्रिया जो आज हम में मौजूद नहीं है। जो नए चीफ जस्टिस आए हैं मैं उनको खुशामदीद हूँ। काजी फाइज ईसा साहब के आने के बाद हम ये तवक्को कर रहे थे कि वो सुप्रीम कोर्ट में डिवाइड खत्म करेगा। उम्मीद करते नए आने वाला चीफ जस्टिस ही कर ले। जो आने वाले चीफ हैं उनके लिए बेस्ट विशेज हैं। पार्लियामान के किरदार के बाद अदलिया पर जो सवालात उठते थे उसका रास्ता बंद हो जाएगा। 8 और IPPs के साथ रीनेगोशिएटेड कॉन्ट्रैक्ट्स हैं वो फाइनल हो गई। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप रूबरू प्रोग्राम देख रहे हैं और मैं हूं आपका मेज़बान शौकत पराचा। अलविदा चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा साहब और खुश आमदेद नए नामज़द चीफ जस्टिस याह्या अफरीदी साहब जो कल अपने ओहदे का हल्फ उठाएंगे। जाने वाले तो मुतनाज़ा थे लेकिन आने वालों को भी मुतनाज़ा कर दिया गया या किया जा रहा है और उसका वाज़े सबूत एक ख़त है जो आज मंज़रे आम पर आया। पार्लियामान ने बाकायदा तौर पर आइन में तरमीम की। उस आइनी तरमीम की रूह से इस एक प्रोसेस जो उस तरमीम में लिखा हुआ था नए चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की नामज़दगी हुई। अब उन्होंने आगे बढ़ना है, उन्होंने मुल्क को लेकर आगे बढ़ना है। इसी तनाजुर में आज हम बात करेंगे, लेकिन एक वाक़या ज़रूर इस्लामाबाद में हुआ है कि पुलिस वैन पर हमला करके वहाँ से बंदे छुड़वा लिए गए। PTI के मरकज़ी सेक्रेटरी इतलात शेख वकास अकरम साहब तो कह रहे हैं कि ये पुलिस ने जानबूझ के किया है। जो बंदे छुड़वाए गए उसके बारे में एक खैबर पख्तूनख्वा की तरफ से एक वीडियो भी सामने आई है, उनका बयान भी सामने आया है। लेकिन मैं आज का प्रोग्राम इस अदालती ट्रांजिशन के हवाले से आपके सामने पेश करता हूँ। आज हमारे रूबरू हैं जनाब चौधरी कमरुज़्ज़मान कारा साहब, पीपल्स पार्टी के मरकज़ी रहनुमा, बहुत शुक्रिया आपने वक्त दिया। जनाब आबिद ज़ुबैरी साहब साबिक सदर हैं सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के, बहुत शुक्रिया आबिद ज़ुबैरी साहब आपने वक्त दिया। और नाज़रीन साबिक चेयरमैन हैं पाकिस्तान बार कौंसिल के हसन रज़ा पाशा साहब, बहुत शुक्रिया पाशा साहब आपने वक्त दिया। पाशा साहब, ये आपका इदारा जिसके आप साबिक सरबराह हैं सुप्रीम है, तो मैं आपसे शुरू करता हूँ कि एक ऐसे चीफ जस्टिस आज चले गए जिन्होंने हमेशा कहा कि मैं आइन और कानून को सामने रख कर फैसले करूंगा और वो करते भी रहे। उन्होंने कहा कि मैं सोशल मीडिया के प्रेशर पे फैसले नहीं करूंगा, उन्होंने नहीं किए। आप क्या देखते हैं, आज वो चले गए? और साहब मैं समझता हूँ कि काजी फ़ाइज़ बहुत उन्होंने लेगेसी में छोड़ी है वो बड़ी ज़बरदस्त है। एक तो ये है कि उन्होंने पार्लियामान को आइन में दिए गए जो पार्लियामान के इख्तियारात हैं इन ट्रू लेटर एंड स्पिरिट उनको उन्होंने माना, तस्लीम किया और अपने इख्तियारात भी पार्लियामान के आगे उस हवाले से प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट को मद्देनजर रखते हुए अगर देखा जाए तो 3 रुकनी कमेटी को सरेंडर किए। कोई भी अपने इख्तियारात आपको पता है नहीं छोड़ता। इंटेग्रिटी वाइज कोई उंगली नहीं उठा सकता कि उनके किसी हवाले से भी उनके कोई ऐसे चार्जेस हों करप्शन के या और दीगर। इन्होंने कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी प्रोटोकॉल उसकी उन्होंने प्रैक्टिकली नफी की। उन्होंने बहुत बड़ी बड़ी गाड़ियां, बुलेट प्रूफ गाड़ियां उन पे सफर करना छोड़ा। एक आम 1600 सीसी टोटा करोला पे उन्होंने, और कोई जो है वो स्पॉट साथ नहीं होता था। तो देखें ये चीजें हैं तो बड़ी छोटी छोटी, लेकिन इससे पता चलता है कि बंदा कितने बड़े ज़हन का या कितना बड़ा बंदा है वो जो इन चीजों का मोहताज नहीं है। तीसरी चीज जो सबसे अहम है वो ये है कि उन्होंने आइन और कानून को उसके मुताबिक फैसले किए। आप देखें कि बहुत ज्यादा बात हुई आर्टिकल 63A के फैसले के हवाले से, लेकिन हम ये समझते हैं बतौर स्टूडेंट ऑफ लॉ कि उन्होंने आर्टिकल 63A को असल सूरत हाल में वापस लाया है। अब अगर पार्लियामान चाहती है उसमें कोई अमेंडमेंट करना तो बेशक करे, उसकी डोमेन है। लेकिन जो पार्लियामान ने आर्टिकल 63A में अमेंडमेंट की हुई थी और वो उन्होंने वापस भेज दी, पार्लियामान को वापस वो कर दी इस बुनियाद पे कि जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का पहला फैसला था वो रीराइटिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में गॉट योर पॉइंट। कायरा साहब,
नए चीफ जस्टिस आ रहे हैं, पुराने चले गए, इस्लाहात पार्लियामेंट ने कर दी आइन में तरमीम के ज़रिए, तो अब मुंतखब वज़ीर-ए-आज़म को घर भेजना, मुंतखब वज़ीर-ए-आज़म को फांसियाँ लगाना, ये रवायत ख़त्म हो जाएगी पाकिस्तान में? राजा साहब, ये कहना तो बहुत मुश्किल है। आप सही करते हैं, पाकिस्तान के अंदर जो कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट बनेगी या बेंच बनेगा वो भी जजेस पे मुश्तमिल ही होगा। अब वो कैसे जजेस आते हैं, कैसा फैसला देते हैं, अपनी जुडिशरी को किस तरह लेके चलते हैं, ये आने वाले दिनों पे मुनासिर होगा। नए चीफ जस्टिस जो आए हैं, नेक नाम है, अच्छी शोहरत के हामिल हैं, और अल्लाह करे कि वो ये जो मीडिया हाइप है या जो मीडिया एक्सपोजर है, इससे जितना बच सके बचें। क्योंकि मुझे आज मैं सुन रहा था, जब रेफरेंस था काजी फायज ईसा साहब का, काजी साहब ने बहुत अच्छे काम किए हैं, उनकी नेकनामी भी है। यकीनन एक जमात उनके खिलाफ है, एक ग्रुप उनके खिलाफ है, वो अपनी जगह, लोगों के खिलाफ होता है। हम भी माजी में अदलिया के खिलाफ रहे, आज भी अदलिया के कुछ जजेस के साथ इख्तलाफ रहता है, तो ये अपनी जगह। लेकिन मुझे आज काजी साहब की एक बात जो है ना वो इजाफी लगी। अच्छा, वो ना होती तो बेहतर होता, इसलिए कि आज वो जा रहे थे। उनको जाते हुए आज वो जो रेफरेंस के अंदर उन्होंने गुफ्तगू फरमाई है, अब वो ना करते, और वो सिर्फ इतना कह के कि जी बस जो जजेस मेरे साथ चलते रहे, मैं उनका भी मशकूर हूँ, बाकियों का भी, और बाकी हिस्ट्री जो है दैट विल जज, तो मेरे ख्याल ज़्यादा बेहतर होता। उन्होंने भी खासी गुफ्तगू की है जो मेरी नज़र में गैर ज़रूरी थी, और उनके ऊपर भी जो गुफ्तगू हुई है, ख़ास तौर पे जो ख़त लिखा है जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने, और 5 जज साहबान ने आके रेफरेंस में हिस्सा नहीं लिया। हम सियासी तौर पे एक दूसरे के खिलाफ होते हैं, गुफ्तगू नहीं करते, एक दूसरे पे बड़ी तनकीदें करते हैं। मैं इस तकसीम के क्वेश्चन पे आता हूँ, लेकिन मेरा अब आपसे ये सवाल है कि नए चीफ जस्टिस आ रहे हैं, कल उनका ओथ हो जाएगा, नई कोर्ट होगी, क्योंकि चीफ जस्टिस के नाम से कहा जाता है कि ये इफ्तिखार चौधरी कोर्ट या डोगर कोर्ट या साकिब निसार कोर्ट। आपको तवक्कुआत क्या हैं आपकी नई कोर्ट से? मैं तो कह रहा हूँ कि ये बहुत बड़ा चैलेंज है। वो तकसीम जिसका हम जिक्र किया करते थे अपने प्रोग्राम्स में, आप भी करते थे और हम भी करते थे, वो तकसीम तो आज और गहरी हुई कि एक आउट गोइंग चीफ जस्टिस को जिस तरह जज साहिबान ने खत लिख के, मुल्क में नहीं है लेकिन खत लिख के अपने वैनम का इजहार किया है, वो बाकी जजेस के साथ ग्रुप तो मौजूद है। सो एक डिवाइडेड अदलिया, एक ऐसी अदलिया जो आपस में तकसीम है, वो कैसे लोगों को इंसाफ देगी? ये एक बेंचेस में बैठ के कैसे लोगों को यकीन होगा कि ये 2 या 4 जज साहब तो फिर जस्टिस याया अफरीदी साहब को क्या करना चाहिए? उनके लिए बड़ा चैलेंज होगा, उनके लिए बड़ा चैलेंज होगा। और अगर ये जज साहिबान हमारे बड़े काबिल एहतराम हैं, लेकिन प्राचा साहब, आपसे भी तवक्को होती है कि आप जरा कभी ना कभी लाइन से बाहर निकलते हैं। सियासतदान तो निकलते ही हैं, हम तो एक दूसरे के खिलाफ तकरीरें करते हैं, एक दूसरे पे तनकीदें करते हैं, हाथ नहीं मिलाते हैं, ये भी गलत रवैये है। लेकिन अगर जजेस का रवैया ये हो जाएगा जिनसे तवक्को ये है कि वो बड़े तदब्बर वाले, बड़े तहम्मुल वाले होंगे, तो वो तो फिर धड़ेबंदियां हो गई ना। हमें धड़ेबंदियां नहीं, हमें जजेस चाहिए, हमें मुनसफ चाहिए। सो काजी फायज ईसा साहब के जाने के बाद वो अमल रुका नहीं है, वो और गहरा हो गया है। अल्लाह करे मेरा तहफ़्फ़ुज़ गलत हो और हम इस पे काबू पाएं। हमें जस्टिस याया अफरीदी साहब के लिए दुआ भी करनी चाहिए, उनका साथ भी देना चाहिए, और जो जज साहब भी अपने जज्बात पे काबू नहीं पाते, हम सबको मिलके उनके सामने खड़ा होना चाहिए कि जनाब, हमें आपकी इज्जत एहतराम है आपके कंडक्ट से, अगर आपका कंडक्ट जज लाइक नहीं होगा हम आप पे तनकीद करेंगे, आप जो चाहे करें। चलें, इधर रुकिएगा, इसी नुक्ते पे रुकिएगा। आबिद ज़ुबैरी साहब, ये फरमाइए, आप तो सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के साबिक सदर भी हैं, आपकी क्या तवक्कुआत हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया आपका। देखिए, मैं तो शुरू से कह रहा हूँ कि ये जो आईनी तरमीम की गई है आईन और कानून के खिलाफ है। इसको एक पार्लियामान ने और एग्जीक्यूटिव ने जो वैसी कंट्रोल्ड हैं बाय अदर नॉन डेमोक्रेटिक फोर्सेस,
उन्होंने अपना एक ही हमारी इदारा रह गया था जिसमें इंडिपेंडेंस थी, क्योंकि आप देखिए हमारी सादा लिटिगेशन जो मुल्क में होता है वो इन हुकूमत के खिलाफ होता है, उनके ऑर्डर्स के खिलाफ होता है, या कोई आइन साजी होती है या आइन साजी या आइन अमेंडमेंट या जो कानून साजी होती है उसको चैलेंज किया जाता है कि ये गलत हो गया, ये आइन से मुतसादिम है। अब ये जो है अगर अपनी मर्जी के जजेस और आपने अपने आप को खुद मेजॉरिटी दे दी जुडिशल कमीशन में भी, और ये पार्लियामेंट्री कमेटी चीफ जस्टिस का चुनाव करेगी जो भी किया उन्होंने, और 1.5 घंटे में उन्होंने 2 जजेस को फारिग किया सीनियर को कि जी ये तो काबिल ही नहीं है चीफ जस्टिस बनने के, तो आप देखिए कि इसका मतलब क्या होगा। मतलब हम तो कह रहे हैं कि आइन पे इतना बड़ा शक खून मारा गया, आपके आइन को बिल्कुल हिला के रख दिया गया है, और ये वही है सिचुएशन है जो आपने 56 का आइन तोड़ा, उसके बाद से फिर 14 साल आप देखिए 14 साल में एक हम लोग 2 लख्त हो गए, ईस्ट पाकिस्तान हमसे अलग हो गया, क्योंकि देखिए जहां आइन और कानून की हुक्मदारी होगी, मुझे और आपको, मोहम्मद बूटा, आबिद जुबैरी और शौकत फराचा को इंसाफ मिल रहा होगा तो हम सिस्टम के साथ खड़े होंगे। नहीं, एक मिनट आबिद जुबैरी साहब, ये पार्लियामान ने किया, एक मुंतखब ऐवान है और उन्होंने आइन में तरमीम की, उनका अख्तियार है, लेकिन क्या फिर जो आज ख़त लिखा गया जस्टिस मंसूर अली शाह साहब की तरफ से, फिर ये उसका रिएक्शन है? जजेस तो जज्बात की बजाय, गुस्से की बजाय आइन और कानून को देखते हैं ना। देखिए 2 हैं, इन्होंने, आपको याद होगा शौकत साहब के इन्होंने पहले एक खत लिखा कि जी मैं जब तक ये प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर का इशू डिसाइड नहीं हो जाता, क्योंकि एक ऑर्डिनेंस की आपको पता है आउटगोइंग चीफ जस्टिस ने बनवाया था अपनी मर्जी से, और खुद उन्होंने अपने जो नोट अभी एक्स्ट्रा नोट लिख के गए 2 दिन पहले, उसमें लिखा है कि जी मैं माइनॉरिटी में चला गया था इसलिए मैंने ये करवाया, खुद एडमिट भी कर लिया कि कानून उन्होंने बनवाया ऑर्डिनेंस से, और लेके 63 डे का फैसला करवाया, उनको मेजॉरिटी दी, उनको लोटे उसको लोटाओं को लेने का रास्ता खोला उन्होंने, और आपने देखिए उन्होंने अमेंडमेंट करा दी। और अब देखिए जो ये सारी चीजें हुई हैं, इससे देखिए इससे मेरे आपके हुकूक पे ऐसा डाका पड़ा है सर कि अल्लाह की पनाह, कि आप सोच नहीं सकते अगर हमारी अदलिया आजाद नहीं होगी, मुझे और आपको इंसाफ नहीं मिलेगा तो फिर हम कहाँ जाएंगे। देखिए हम लोग, हमारे यहाँ पुलिस स्टेट है, पुलिस से लोग, आम आदमी को पुलिस से शिकायत होती है, उसके साथ कितना जुल्म होता है, वो क्या करता है, वो पटिशन दाखिल करता है हाई कोर्ट में कि जी मेरे साथ ये हो गया, मैं मिसिंग पर्सन का इशू है, इतना बड़ा इशू है, तो अब ये कहाँ जाएंगे सारे केसेस, कौन सुनेगा? अपनी मर्जी के जजेस सुनेंगे तो क्या इंसाफ? जी इधर रुकिएगा, चौर साहब, कायरा साहब भी बात करना चाह रहे हैं। चौर साहब मैं आपसे शुरू कर लूंगा, लेकिन मुझे एक ब्रेक लेनी है। नाजरीन, ब्रेक के बाद अपनी गुफ्तगू को आगे बढ़ाएंगे। स्टे विद अस। बैक नाजरीन, आप रूबरू प्रोग्राम देख रहे हैं और हम बात कर रहे हैं जाने वाले चीफ जस्टिस और आने वाले चीफ जस्टिस, अब अदालती मामलात कैसे आगे चलेंगे। चौर साहब आप बात करना चाह रहे थे, लेकिन ये तो जो तकसीम है या सियासत है, ये बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने एक जलसे में भी कहा था कि अगर किसी ने सियासत करनी है तो वो सियासी जमात बना लें अपनी। देखिए प्रोफेसर साहब, पहली बात तो ये है, मैं आबिद जुबैरी साहब को सुन रहा था, बड़ा एहतराम है मुझे, बड़े सीनियर लॉयर हैं हमारे मुल्क के। गुजारिश ये है कि वो एक ही बात कह जा रहे हैं कि डाका मारा है, खून मारा है, फलान हो गया है, अब ये जजेस कहाँ इंसाफ करेंगे। तो ये जो एक जज साहब गए हैं, बाकी 16 के 16 अपनी जगह बैठे हैं, क्या इन 16 पे एतबार खत्म हो गया? एक चीफ जस्टिस जो बनाया गया उसकी वजह से 2 सीनियर्स को जो सुपरसीड किया गया, उसकी रीजंस बात की बातें हैं, लेकिन क्या उससे ये जज मुनसिफ नहीं रहे? अचानक सारा इंसाफ उड़ गया हमारे मुल्क से, नीचे क्या हो गया, कौन सी क़यामत आ गई नीचे? मेहरबानी उनकी। लेकिन दूसरी गुजारिश ये है कि ये मुझे समझ नहीं आ रही कि ये कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में या कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग में वकला कहां से आगे स्टेक होल्डर? ये तो अदालती अमल के स्टेक होल्डर हो सकते हैं, प्रैक्टिस के स्टेक होल्डर हो सकते हैं, आइन का स्टेक होल्डर तो अवाम है, अवाम के नुमाइंदे हैं। आपको अवाम के नुमाइंदे पसंद नहीं है, ओके, आप समझते हैं कि ये अवाम के नुमाइंदे सही नहीं है, ओके, तो फिर उसको चैलेंज कीजिए। चौर साहब, ये जो सवाल जिसकी तरफ आपने पर्टिकुलर इशारा किया, जो वकला हैं वो ये कह रहे हैं, मसलन मैं हामिद खान साहब को सुन रहा था, दूसरों को, वो कहते हैं कि चूँकि अब पार्लियामान आ गई, वो बेंच बनाने में भी या सिलेक्शन में भी, तो अदलिया की जो आज़ादी है उस पर कदगन लगाई गई है। ये आर्गुमेंट बेंच बनाने में नहीं है, कोई बेंच बनाने में नहीं है। जो पार्लियामान आई है, क्या बरतानिया के अंदर ऐसा नहीं होता, हिंदुस्तान के अंदर ऐसा नहीं होता? दुनिया भर के मुल्कों में अवामी नुमाइंदे अपॉइंट करते हैं, खुली एक, और उसमें अपोजिशन और हुकूमत दोनों के मेंबरान मौजूद होते हैं। ये कहां से आ गया सवाल? इसका मतलब है कि आप आते ही
अचानक आपकी मर्जी के जज साहब नहीं आए और एक जज साहब आ गए जो आए भी अपनी सीनियरिटी में है और एक कानून के मुताबिक है। लेकिन पहला सवाल ये है, आप मुझे प्राचा साहब आप बताइए, ये मुझे वकील साहब बता दें, क्या हुकूमत वक्त ने आइन के तहत चलना है या इनके मुतालबों के तहत? आज मुल्क का आइन है, वो अमेंडेड है, वो जिस सूरत में है, अच्छा है बुरा है, इनको पसंद है नहीं, वो आइन है। क्या हुकूमत उस आइन से हटके ये जो मुतालबा था कि जी जो सीनियरिटी का कानून है उसके मुताबिक फैसला करें, क्या हुकूमत सीनियरिटी के कानून के मुताबिक फैसला कर सकती थी? अगर करती तो आइन अपने अमेंडेड आइन से, अपने बनाए हुए आइन से वो इनहराफ करती। क्या ये कर सकती है? अगर आपको इस पे एतराज है तो जमहूरी तरीका ये है कि आप वक्त का इंतजार कीजिए, जब आपको एक इक़्तिदार मिल जाएगा, मेजॉरिटी मिलेगी, हटा लीजिए। और तीसरी बात कि जी उन्होंने वो लोटा क्रेसी का रास्ते खोले। ओ भाई, लोटा क्रेसी 2018 में हुई थी। जी 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 2018 में जब हमारे मेंबर तोड़ के खान साहब के साथ शामिल किया गया था और जमाते गर्दन से पकड़ के शामिल हुई, वो लोटा क्रेसी थी। इस सारे अमल के अंदर जो वोट पड़े हैं, इसमें बता दीजिए कि पीटीआई का वो कौन सा बंदा है जिसका वोट हमने लिया? बताएं, एक बंदा बताएं। चलें इधर रुकिए, आपका नुक्ता आ गया। लेकिन आबिद ज़ुबैरी साहब, कायरा साहब का कंटेंशन है कि जो एक पार्लिमानी तरीके से, पार्लिमानी यानी प्रोसीजर्स के ज़रिए तरमीम हुई और तरमीम के बाद जो भी है उसके मुताबिक फ़ैसले किए गए। लेकिन जो नुक्ता मैं पहले भी आपसे बात कर रहा था कि ये ख़त आ गया, 5 जजेस वहाँ डिनर में नहीं गए, फिर आज भी वो रेफरेंस में नहीं आए, तो आपको खत लिखने में तो काजी साहब का ही जिम्मा है। खत लिखने का रिवाज उन्होंने खुद डाला, आज खुद उनके सामने है, तो उनका अपना भी ट्रैक रिकॉर्ड ऐसा नहीं है। चले मैं जरा आबिद ज़ुबैरी साहब का जवाब ले लूँ। आबिद ज़ुबैरी साहब, मेरा नुक्ता ये है आपके सामने कि अगर 5 नहीं आ रहे, ख़त भी लिखा जा रहा है, तो फिर अदलिया अब भी तकसीम हो रही है। बिल्कुल, अदलिया तो कई सालों से तकसीम है, लेकिन पिछले साल बहुत तकसीम हुई थी, आपको याद होगा। और अनफॉर्चुनेटली जस्टिस मंसूर अली शाह हर उनके साथ शामिल थी। आउटगोइंग चीफ जस्टिस था, जस्टिस बंदयाल की जब चीफ जस्टिस थे, हर केस में उनको जाके वो उनके फेवर में वो करते थे, क्योंकि ये तो काम इन्होंने तो काम छोड़ दिया था। आपको याद होगा कि जब से प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर आया, चीफ जस्टिस साहब तो बैठते ही नहीं थे, लेकिन जो बेंच बनती थी या तो उससे अपने आप को हट जाते थे, हटते वक्त भी एक नोट लिख दिया करते थे उस बेंच के खिलाफ, ये फुल कोर्ट में केस चलना चाहिए, नहीं चलना चाहिए। तो तकसीम तो पहले थी, लेकिन जिसके इन्होंने बहुत बड़े एहसानात किए आउटगोइंग चीफ जस्टिस से, लेकिन उन्होंने बड़े अच्छा किया। और जो उन्होंने आज खत लिखा है, काश ये पिछले साल लिख देते। पिछले साल से ये आइन और कानून की पामाली हो रही है। बल्ले का केस देख लीजिए और केसेस देख लीजिए, और 63A पे जो हुआ, काश ये उस वक्त कर दे। इनके साथ ही हुआ कि इन्होंने अपने आइन और कानून, क्योंकि बहुत आइन और कानून के बड़े अच्छे जज हैं, बहुत काबिल जज हैं, उन्होंने 12 जुलाई का फैसला कर दिया, वो उनके गले पड़ गया। क्यों? देखिए उस पर नहीं। और ये आउटगोइंग चीफ जस्टिस को देखिए, और 2 जजेस और हैं, वो लिखते हैं अपने नोट में कि जी आप अक्सरियती फैसला ना मानो। ये आर्टिकल 189 और 90 की वायलेशन नहीं है। ये मैंने कभी चीजें नहीं देखी, शौकत साहब आपने भी नहीं देखी होगी, कि एक माइनॉरिटी के व्यू है जज का, वो कह रहा है, हुकूमत को कह रहा है और पार्लियामान को कह रहा है आप अक्सरियती फैसला न मारिए, आइन और कानून के खिलाफ है। तो यही तो हुकूमत कहती है कि जो आइन और कानून की वो तशरीह करते हैं वो हम मानेंगे, कोर्ट की तशरीह हम नहीं मानेंगे। और यही हो रहा है पिछले साल से। आप देखिए जी, इधर रुकिएगा, आपका नुक्ता आ गया। हसन रजा पाशा साहब, मेरा सवाल रह गया, मैं आबिद ज़ुबैरी साहब की आवाज नहीं सुन सका, प्रॉब्लम था। मैं आता हूं, आपके रहा हूं कि जो आइन अमेंड हुआ है आज का, जो इस वक्त लम्हाए मौजूद में जब फैसले हो रहे हैं, तो वही आइन है। उस आइन के से खिलाफ इनहराफ करके क्या हुकूमत फैसला कर सकती है? जज साहब, ये बड़ा वैलिड सवाल है, लेकिन बजाय इसके कि ज़ुबैरी साहब जवाब दें, इस चीज़ को उन्होंने अदालत में कंटेस्ट भी किया हुआ है, पिटीशन गई हुई है। मैं ज़रा हसन रज़ा पाशा साहब की राय लेता हूँ, अगर इजाज़त देता हूँ। पाशा साहब, ये सारी बातचीत, ये सारा तनाज़ा जो भी अपनी जगह पे, लेकिन क्या आपकी क्या वैसे तवक्कुआत हैं? आप लीगल कम्युनिटी के नुमाइंदे हैं, अभी वकला की बात हम कर रहे थे, कल जस्टिस याया अफरीदी साहब हल्फ ले रहे हैं, क्या देखते हैं आप? देखिए, बहुत मुश्किल टाइम पे जस्टिस याया अफरीदी साहब को ये मनसब मिला है, और ही इज द राइट पर्सन फॉर दिस मूवमेंट। अपना जो पर्सनल बिहेवियर है वो इतना आला है कि किसी के साथ उनकी कोई, ना वो किसी ग्रुपिंग का हिस्सा बने और ना ही उन्होंने अपने मिजाज के खिलाफ कोई बात की।
खामोशी से आते थे, अपना काम करते थे और चले जाते थे। आज ये वक्त था उन पे कि वो फुल कोर्ट मीटिंग बुलाएं और वहां पे मुझे लगता है कि ये ऐसी शख्सियत है कि जो सबको एक प्लेटफॉर्म पे, एक टेबल पे बिठाने के काबिल हैं, कर सकते हैं ये। तो मेरा ख्याल है कि ये ऐसा इम्तिहान है, अगर ये इससे सुरखरू होके गुजर गए तो ये हिस्ट्री में अपना नाम पैदा कर देंगे। जिस इम्तिहान की तरफ अभी कायरा साहब भी बात कर रहे थे और आबिद ज़ुबैरी साहब भी बात कर रहे थे, वो तो अदलिया में तकसीम है। मसलन कल रात उसमें डिनर में 5 लोग नहीं आए, जजेस मुअज़्ज़ज़ जजेस हैं, आज फिर रेफरेंस में भी नहीं आए, लेकिन ऊपर से ख़त जो आ गया, उस ख़त के वो तो एक डॉक्यूमेंट पड़ा रहेगा, उसकी क्या इम्प्लिकेशंस होंगी फिर? राजा साहब, मैं तो ये कहता हूँ कि वो इंसान ही नहीं है जो ख्वाहिशात नहीं रखता। हर इंसान की ख्वाहिश होती है और जब वो ख्वाहिशात किसी वजह से, किसी एक्ट की वजह से वो अंजाम पे नहीं पहुंचती तो फिर यकीनी तौर पे प्रॉब्लम होती है। बहुत अच्छे जज हैं, बहुत बड़े, मैं समझता हूँ कि जस्टिस मंसूर अली शाह साहब बड़े अच्छे एडमिनिस्ट्रेटर, हाई कोर्ट लाहौर के चीफ जस्टिस भी रहे हैं, बहुत बेहतर इंसान भी हैं, लेकिन जाहिर है एक दिन के फासले पे उनसे चीफ जस्टिसशिप उनसे ले ली गई, वो पार्लियामान ने ली, बाई ऑपरेशन ऑफ लॉ एक काम हुआ, तो बहरहाल उन्होंने अपने जाती सेंटीमेंट्स उनका इजहार कर दिया। तो वो हक जानब है अपनी बात करने में। हम ये नहीं कहते कि उनको ऐसा करना चाहिए था या नहीं करना चाहिए था, वो हमसे ज्यादा समझदार हैं, बेहतर वो अपने बारे में फैसला कर सकते हैं। और वैसे भी फैसला तारीख करती है कि आने वाली तारीख किसको किस नजर से देखती है, ये शायद हम पता नहीं देख पाएंगे कि ये नहीं अपनी जिंदगी में, लेकिन आने वाली नस्लें जरूर देखेंगी कि किसने क्या काम किया और कैसा किया। वैसे सही कहा आपने, और उन्होंने भी अपने ख़त में तारीख का जिक्र किया है, किसी को कोट भी किया है। नाज़रीन, ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे अपनी गुफ्तगू को आगे बढ़ाएंगे। स्टे विद अस। वेलकम बैक नाजरीन, आप रूबरू प्रोग्राम देख रहे हैं। मैं ज़रा आबिद ज़ुबैरी साहब की राय लेता हूं, क्योंकि जो एक चीफ़ जस्टिस साहब चले गए, अगले चीफ़ जस्टिस आ गए, या अफरीदी साहब कल अपना हल्फ ले लेंगे, लेकिन अब जो केसेस फिक्स होने हैं या बेंच बनने हैं स्पेशली, वो तो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के अंडर बनेंगे। आबिद ज़ुबैरी साहब, उसमें जस्टिस मंसूर अली शाह साहब कह रहे हैं मैं नहीं बैठूंगा, तो काम कैसे चलेगा फिर? देखिए, वो 3 लोग हैं, फिर कोई अमेंडमेंट करवा ले, ऑर्डिनेंस एक और निकलवा ले, उसको और मजीद कर दें, क्योंकि अभी ऑर्डिनेंस में ये था कि ऑर्डिनेंस की वजह से पहले 2 जज होंगे, चीफ जस्टिस, सीनियर जज, और तीसरा जज अपनी मर्जी से चुन लेंगे। अगर नहीं होगा तो नहीं बैठ रहे, तो एक जज के पास तो उनके पास तो पावर है वो अपॉइंट करने की, वो तीसरा जज किसी को अपॉइंट कर ले, इनकमिंग चीफ जस्टिस, और जैसे काजी फाइज ईसा साहब ने काम किया वो चलाएं उनको, जैसे उन्होंने जस्टिस अमीनुद्दीन को शामिल कर लिया था और बेंचेस भी बना रहे, 63A की बेंच भी बनाई, और उसमें मंसूर अली शाह नहीं बैठे क्योंकि उसमें मेजॉरिटी से फैसला होना है, तो बेंच ही नहीं बनेगी। तो ये सारी चीजें हैं। अब सबसे देखिए, मैं समझता हूँ इनकमिंग चीफ जस्टिस का, आप 26वीं आईनी तरमीम मुख्तलिफ लोगों ने, हमने भी सबने चैलेंज की हुई है, उसको आप लगाएं, उस पर फैसला करें कि ये आइन के हिसाब से सही है गलत है। उसके बाद आप, हो सकता है आपका फैसला आपके खिलाफ हो, लेकिन आइन आप लोगों ने सब ने हल्फ लिया है कि आइन को प्रोटेक्ट, डिफेंड एंड प्रिजर्व करने का। आप आइन की बात कर रहे हैं आबिद ज़ुबैरी साहब, ऑर्डिनेंस निकालना आइन का हिस्सा है, 120 दिन के बाद वो लैप्स हो जाता है, लेकिन उसको गैर आइनी या गैर कानूनी तो नहीं कहा जा सकता। इसलिए नहीं होगा क्योंकि उनका फुल बेंच का एक फैसला है, फुल कोर्ट का फैसला है, उसमें कहा जो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट था उसमें सही है, लेकिन वो जो ऑर्डिनेंस आया बिल्कुल उसके खिलाफ आया। क्या आप ऑर्डिनेंस से या ज़ैली कानून से एक जजमेंट ऑफ द सुप्रीम कोर्ट को ओवरटर्न कर सकते हैं सर? क्योंकि जैसे उन्होंने कोशिश की इस केस में, ये जो SIC वाले केस में, जिसपे आपने देखा वो नोट दिया 8 जजेस ने कि आपने वो जो लॉ बना के खत्म करने की कोशिश की जजमेंट को, वो लागू नहीं हो सकती। वो आप एक जजमेंट आ चुकी है प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर पे, अक्सर इसी फैसला। अब देखिए इसके अंदर उस प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर में तो एक अपील का 184 में 100 अपील का भी राइट दिया हुआ है, तो फिर क्या होगा? कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच से अपील कहाँ जाएगी? तो ये सारी चीजें हैं सर। मैं हसन रज़ा पाशा साहब आपसे सवाल करता हूं बाद में। ये
प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के हवाले से। लेकिन कायरा साहब, अभी ये सुनाई दिया है, आज कुछ खबरें भी चलती रहीं कि हुकूमत अब इस ऑर्डिनेंस को लेजिस्लेट करने जा रही है। नेक्स्ट वीक शायद इस ऑर्डिनेंस पे लेजिस्लेशन हो जाएगी, तो जो ऑर्डिनेंस पे एतराज़ है वो ख़त्म हो जाएगा फिर? नहीं, ऑर्डिनेंस पे एतराज़ तो नहीं हो सकता। वो ऑर्डिनेंस और लॉ को शायद इस एंगल से देख रहे हैं कि ये ओरिजिनली अदालती फैसले के खिलाफ हुआ है, लिहाजा मेरा ख्याल है उनका मौक़िफ़ अपनी जगह कायम रहेगा। लेकिन ये बात बहरहाल प्राचा साहब हमारे लिए एक बदकिस्मती की तारीख है जो ख़त्म होने वाली नहीं और ख़त्म होने को नहीं आ रही, इसलिए कि हम जो भी फैसले करते हैं उससे हमारा जो पहले एक बड़ा क्राइसिस है वो एक और शक्ल इख्तियार कर लेता है और पहले से गहरा होता जाता है। जब तक हम इसको एक मेजर सर्जरी करके ठीक नहीं करते, ये प्रॉब्लम बहुत गहरा है। जो ट्राइकोटमी है वो भी एडजस्ट नहीं हो रही। अब सुप्रीम कोर्ट के अंदर डिवीजन है, पॉलिटिशियंस के अंदर तो थी। एक साहब तो कह रहे थे कि हम बागियों के साथ बैठने को तैयार नहीं है। एक तरफ हम कहते हैं कि फौज सियासत में हिस्सा ना ले, दूसरी तरफ वो कहते हैं कि मैं फौज से बात करूंगा। मीडिया के अपने क्राइसिस है, मुल्क के अंदर एक सोशल मीडिया ने एक अजीब तूफान बपा किया हुआ है और आने वाले दिनों में जो इश्यूज हैं नई टेक्नोलॉजीज के, वो जो तूफान मचाने वाली हैं उसकी कोई तैयारी नहीं है हमारे यहाँ। सो मेरा ख्याल है कि इस वक्त हमारा अदालती इश्यूज हैं, अदालत का मौजू है। तो चीफ जस्टिस साहब जो नए हैं वो बड़े काबिल, ठीक है, अपने पाशा साहब ने बड़ा दुरुस्त था कि उन्होंने अपने आप को सारी उस डिवीजन से बचा के रखा है। अल्लाह करे कि वो इनको इकट्ठा कर पाए, वो इस डिवीजन को खत्म करें। लेकिन मैं तो ये कहता हूँ, पाशा साहब क्योंकि बार काउंसिल के नुमाइंदे भी हैं, मैं तो ये कहता हूँ कि अगर ये जज साहबान अपनी डिवीजन खत्म नहीं कर सकते, अपने रवैये को गुड ह्यूमन बीइंग, गुड जज तो ह्यूमन बीइंग से ऊपर उठ जाता है, तो गुड ह्यूमन बीइंग वाला रवैया भी इख्तियार नहीं कर सकते, तो फिर सुप्रीम कोर्ट को कुछ सोचना चाहिए, नहीं तो फिर पार्लियामान को कुछ सोचना चाहिए, वकला को कुछ सोचना चाहिए। हमें धड़े बंदियां नहीं चाहिए। अच्छा, एक ज़िमनी सियासी सवाल आ गया है कायरा साहब। ये आम तासर भी है कि अब पीटीआई में टूट फूट जारी है, लेकिन आज सेक्रेटरी जनरल सलमान अकरम राजा साहब ने बाकायदा तौर पर एक फ़ैसला सुनाया और उन्होंने फैसल चौधरी जो लीगल टीम का हिस्सा है उनको निकाल दिया है। फैसल चौधरी साहब फवाद चौधरी साहब के छोटे भाई हैं। अब ये टूट फूट आपको भी नज़र आ रही है? अच्छा साहब, जिन हालात से वो गुजर रहे हैं उसमें किसका कसूर है? मेजर कसूर मेरी दानिश में तो हो सकता है किसी दोस्त की राय मुख्तलिफ हो, मेरी दानिश में तो इस सारे कसूर का, इस सारे अमल का, इस मौजूदा क्राइसिस का बड़ा जिम्मेदार खुद इमरान खान साहब हैं। अपनी जमात के ऊपर, अपनी जात के ऊपर, अपने मुल्क के ऊपर जो सत्तादाब उन्होंने मुसल्लत किया है वो उनके रवैये से है। जब तक सियासी लोग इकट्ठे होकर बैठ के कोई रास्ता नहीं निकालेंगे, एक दूसरे को टॉलरेट करने की रवायत नहीं डालेंगे, ना मुनसिफ सही हो पाएंगे, ना अदालत ठीक होगी, ना पार्लियामान ठीक होगी, ना गवर्नेंस ठीक होगी। इधर रुकिएगा, मैं पाशा साहब की राय ले लूँ। पाशा साहब, मैंने सवाल छोड़ा था आपके लिए कि जस्टिस मंसूर अली शाह साहब अब प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी में बैठने से भी इनकार कर रहे हैं, तो काम अदालतों का ये जो बेंच बनने हैं, कमेटी ने फिक्स करना है केसेस, ये फिर कैसे होगा? देखिए, आप बाजी करीब में देखें तो जस्टिस काजी फाइसा साहब ने भी जब प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट पार्लियामान ने मंजूर कर लिया तो उसके बाद एक बेंच ने स्टे दे दिया, उस पर रिस्ट्रेनिंग ऑर्डर पास कर दिया। तो जस्टिस काजी फाइसा साहब ने भी किसी बेंच का हिस्सा बनने से इनकार कर दिया और उस वक्त उनका ये कहना था कि पार्लियामान ने कानून साजी कर ली है और जब तक उसका फैसला हातमी तौर पे नहीं होता मैं किसी बेंच का हिस्सा नहीं बनता, और वो उस वक्त तक बेंच का हिस्सा नहीं बने जब तक फुल बेंच फैसला नहीं किया। जब उस फुल बेंच ने प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के बारे में फैसला कर दिया तो उसके बाद वो बेंच में बैठना शुरू हो गए। तो शायद यही एनालॉजी लेके जस्टिस मंसूर अली शाह साहब बात कर रहे हैं। बेहतर यही है कि वो जो चैलेंज किया गया है क्या कहते हैं ऑर्डिनेंस, जिस ऑर्डिनेंस के तहत फॉर्मेशन जो है वो कमेटी की चेंज हुई है, वो सुप्रीम कोर्ट में रख दिया जाए और फैसला हो जाए तो ठीक है, बेहतर है, फैसला हो जाना चाहिए और जल्दी हो जाना चाहिए।
ये जल्दी भी हो जाना चाहिए, लेकिन आज पाशा साहब ये भी खबरें चलती रहीं कि अब हुकूमत उस आर्डीनेंस को बाकायदा पार्लिमान के सामने रखेगी और कानून साजी करेगी। जो कंपोजिशन चेंज हुई है ये हो गई तो फिर तो मेरा ख्याल है चूँकि पार्लियामेंट का कानून होगा पाशा साहब, तो वकला को भी नहीं एतराज़ होगा। कायरा साहब, मैं एक और चीज़ भी आपसे चाहता हूँ। अभी आपने कहा कि चीफ़ जस्टिस बनने वाले जो हैं, आइंदा चीफ़ जस्टिस या अफरीदी साहब, वो किसी डिवीज़न का हिस्सा नहीं रहे, लेकिन जब अब चीफ़ जस्टिस बने हैं उनके सामने तो डिवीज़न आ गई। जो दूसरे लोग सियासत कर रहे हैं वो तो फिर उनको उसके थ्रू गुजरना पड़ेगा ना, वो कितना मुश्किल होगा उनके लिए। देखिए ब्रदर साहब, एक कानूनी ये जज साहबान जस्टिस मंसूर अली शाह साहब का गुस्सा भी है, चले वो अपनी जगह होगा, लेकिन एक बात ये भी है ना कि बड़ा आदमी तो फिर इम्तिहान की घड़ी में ही, और अब जब उस क्राइसिस में होता है तभी पता चलता है ना कितना बड़ा है, तो उनको अपना बड़ापन साबित करना चाहिए। उनको चाहिए कि वो तब तहम्मुल का मुजाहरा करें। जो आइन बन गया है, जब तक ये आइन तब्दील नहीं होता इसी आइन के तहत चलना है। मुझे अच्छा लगे, आपको अच्छा लगे, पाशा साहब को अच्छा लगे ना लगे, लेकिन इसके तहत चलना है। लिहाजा उनको चाहिए, शाह साहब को भी, कि जो जय अफरीदी साहब आए हैं ये एक आईनी तरीकाकार के मुताबिक आए। वो तरीकाकार हो सकता है उनके लिए पसंदीदा ना हो, लेकिन अगर मुल्क की 2/3 मेजॉरिटी के नुमाइंदों ने वो पास किया है तो उनको कबूल करना होगा। वो अच्छा लगे उसी के मुताबिक फैसले करने होंगे। ये जो इस आईनी तरमीम को चैलेंज करने जा रहे हैं इसका भी तो कोई इम्पैक्ट होगा ना। फिर मेरा ख्याल ये है कि ये रवैया भी बंद होना चाहिए कि ये जो आईनी तरमीम 2/3 मेजॉरिटी नहीं, एब्सोल्यूट मेजॉरिटी के साथ 18वीं तरमीम हुई थी और इफ्तिखार चौधरी साहब ने चैलेंज करा ली, और वो चैलेंज होने के बाद जब उसमें से उनकी मर्जी की चीज निकाल दी गई तो फिर वही तरमीम कबूल हो गई। अब ये अमल भी बंद होना चाहिए। और पार्लिमान जो है वो सुप्रीम इदारा है, सुप्रीम कोर्ट है, सुप्रीम इदारा पार्लिमान है, अवाम का मैंडेट पार्लिमान के पास है। इन अदालतों को कैसा रखना है, कैसा बनाना है, इसकी क्या हैसियत बनानी है, ये उसका काम है, ये अदालत का अपना काम नहीं है। बहुत शुक्रिया चौधरी कमरुज़्ज़मान कायरा साहब, आपने हमारे लिए वक्त निकाला। जनाब आबिद ज़ुबैरी साहब बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया। जनाब हसन रज़ा पाशा साहब बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया। नादरीन, कल नए चीफ़ जस्टिस या अफरीदी साहब अपना ओहदा संभाल लेंगे। दुआ तो यही है और तवक्को भी यही है कि मामलात ठीक चलें और जो अदालतों का बुनियादी काम है इंसाफ फराहम करना, इंसाफ की फराहमी में भी तेज़ी आए। अपने मेज़बान शौकत पराचा को इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़।